दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है नागरिक शास्त्र अथवा राजनीति विज्ञान से आयोजित परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, लेकिन इनको रिवाइज करना बेहद महत्वपूर्ण है ताकि आप परीक्षाओं में पूछे गए इन प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकें। सबसे पहले आइए राजनीतिक सिद्धांत और अवधारणाओं से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न बहुत ही आसान सा है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है। ये कथन किसका है? तो ये गार्नर का कथन है कि पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विथ स्टेट। दोस्तों गार्नर का कहना है कि राजनीति विज्ञान का मुख्य अध्ययन या विषय वस्तु राज्य है, जबकि गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। और डिमार्क के अनुसार राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य और उसके यंत्र सरकार से है। अगला प्रश्न है, राज्य के 4 आवश्यक तत्व कौन से हैं? आपको बताना है। जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता, ये राज्य के 4 आवश्यक तत्व हैं। इसमें से संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों गार्नर और गेटिल के अनुसार राज्य के अस्तित्व के लिए इन चारों तत्वों का होना अनिवार्य है। इसमें संप्रभुता को राज्य का मूल तत्व या आत्मा कहा गया है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। जबकि सीले, हाल, विलोबी और डिग्विट जैसे विद्वानों ने भूभाग यानी टेरिटरी को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं माना है। तो याद रखिएगा, राज्य के 4 आवश्यक तत्व जनसंख्या, भूभाग, सरकार और संप्रभुता हैं। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि संप्रभुता के कानूनी या एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये हैं जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता यानी प्रभुसत्ता के एकलवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। जॉन ऑस्टिन अंग्रेज विधिशास्त्री थे। इन्होंने 1832 में अपनी पुस्तक लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस, जिसे फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ भी कहा जाता है, इसमें संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और ऑस्टिन के अनुसार कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं कि बहुलवादी यानी प्लूरलिस्ट विचारकों का मुख्य दृष्टिकोण क्या है। तो बहुलवादी विचारक जो हैं वो मानते हैं कि संप्रभुता केवल राज्य में केंद्रित न होकर समाज के अन्य समुदायों में भी विभाजित होती है। राज्य ही केवल महत्वपूर्ण समुदाय नहीं है। दोस्तों बहुलवादी विचारकों का मानना है कि मनुष्य की आवश्यकताएं बहुमुखी यानी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक होती हैं। इसलिए राज्य के अलावा अन्य समुदायों का भी अस्तित्व आवश्यक है। और बहुलवाद के समर्थकों में लास्की, बार्कर, GDH कोल ये प्रमुख समर्थक हैं। ऑस्टिन जो हैं बहुलवादी विचारक नहीं हैं, वो संप्रभुता के एकलवादी सिद्धांत के पक्षधर हैं। अगला प्रश्न है, एक कथन है, चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। ये कथन लास्की का है। लास्की बहुलवादी विचारक हैं। उनका कहना है कि राज्य को एकाधिकारवादी नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज की प्रकृति संघात्मक है, इसलिए शक्ति का भी वितरण विभिन्न सामाजिक राजनीतिक संगठनों में होना चाहिए। एक और प्रश्न है, बहुत ही आसान सा, कि स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है, यानी लिबर्टी इज़ द अपोजिट ऑफ ओवर गवर्नमेंट। तो ये सीले का कथन है। सीले का कहना है कि स्वतंत्रता अतिशासन की विरोधी है। दोस्तों प्रोफेसर सीले का कहना है कि स्वतंत्रता को जो है स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम या अपोजिट है। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता उन सामाजिक दशाओं पर नियंत्रण का अभाव है जो आधुनिक मनुष्य के विकास के लिए जरूरी हैं, जबकि हाब्स के अनुसार स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। एक देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों, समानता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण स्वतंत्रता की आशा व्यर्थ हो गई है। ये किस विचारक का कथन है? तो ये एक्टन का कथन है। लॉर्ड एक्टन और डी टाकविले का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। इसके विपरीत कुछ विचारक जैसे लास्की, मैकाइवर, ये लोग मानते हैं कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं।
अगला प्रश्न है, राजनीतिक समानता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक कि ये आर्थिक समानता के साथ न हो। ये किसका कथन है? तो ये लास्की का कथन है, याद रखिएगा। लास्की का कहना है कि पूंजीवादी या आर्थिक विषमता से परिपूर्ण समाज में राजनीतिक अधिकार जैसे मतदान, चुनाव लड़ना केवल अमीर वर्ग के हाथ में केंद्रित हो जाते हैं। इसलिए आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता एक छलावा है। एक और प्रश्न है, आप देखिए, राज्य की उत्पत्ति जीवन के लिए हुई है और इसका अस्तित्व गुड लाइफ यानी सद जीवन के लिए बना है। तो ये अरस्तु का कहना है। दोस्तों, अरस्तु राज्य को एक स्वाभाविक और अनिवार्य संस्था मानते हैं। उनका मानना है कि व्यक्ति का पूर्ण बौद्धिक, नैतिक और सर्वांगीण विकास केवल राज्य के भीतर ही संभव है। अगला प्रश्न है, शक्ति के संदर्भ में किया जाने वाला राजनैतिक कार्य ही राजनीति है। ये परिभाषा किसने दी? तो राजनीति की ये परिभाषा हेराल्ड लासवेल के द्वारा दी गई है। आधुनिक राजनीति विज्ञान में शक्ति दृष्टिकोण या पावर अप्रोच को अपनाने वाले विद्वानों में लासवेल प्रमुख हैं। उनके अनुसार राजनीति शास्त्र मुख्य रूप से शक्ति के निर्माण और उसके बंटवारे का अध्ययन करता है। एक और आसान सा प्रश्न आपके सामने है कि सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं। ये कथन किस प्रकार की शासन प्रणाली की ओर संकेत करता है? तो याद रखिएगा, ये सर्वाधिकारवादी यानी टोटलिटेरियन स्टेट या फांसीवादी राज्य के बारे में बात करता है। ये कथन किसका है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों, इसमें मैं व्याख्या नहीं पढ़ रहा हूँ। ये कि सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर कुछ नहीं और राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं, ये कथन किस विचारधारा या किस शासन प्रणाली की ओर जो है इंगित या संकेत करता है? तो ये टोटलिटेरियन स्टेट के बारे में संकेत करता है। अगला प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर व्यवहारवाद यानी पोस्ट बिहेवियरलिज्म की दो मुख्य मांगें क्या थीं? तो प्रासंगिकता और कार्रवाई। देखिए, प्रासंगिकता और कार्रवाई ये पोस्ट बिहेवियरलिज्म की दो मुख्य मांगें थीं। डेविड स्टन द्वारा उत्तर व्यवहारवाद को प्रतिपादित किया गया और ये व्यवहारवाद की कमियों को दूर करने वाला एक आंदोलन था। ये राजनीति विज्ञान को केवल तथ्य एकत्रित करने तक सीमित न रहकर सामाजिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रासंगिक और क्रियाशील बनाने पर जोर देता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति ने मानव जाति को दो स्वामियों सुख और दुख के अधीन रखा है। ये कथन किसका है? तो ये जेरेमी बेंथम का कथन है और बेंथम को उपयोगितावाद का जनक माना जाता है। उन्होंने ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर यानी अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, हर राज्य की पहचान इस बात से होती है कि उसने किन अधिकारों को मान्यता दे रखी है। ये कथन किसका है? तो ये लास्की का कथन है। लास्की के अनुसार राज्य अधिकारों का निर्माण नहीं करता बल्कि उन्हें मान्यता प्रदान करता है और उनकी रक्षा करता है। अधिकारों का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, जस्टिस इज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रांगेस्ट या माइट इज राइट, न्याय शक्तिशाली का हित है। ये कथन प्राचीन यूनान के किस विचारक का है? तो एक सोफिस्ट विचारक रहे हैं थ्रेसीमेकस। इनका कथन है कि न्याय शक्तिशाली का हित है। प्लेटो के प्रसिद्ध ग्रंथ रिपब्लिक में थ्रेसीमेकस को सोफिस्ट दृष्टिकोण का प्रतिनिधि माना गया है। उसका मानना है कि शासक वर्ग अपने हितों की पूर्ति के लिए जो कानून बनाता है वही न्याय है। अगले प्रश्न पर आते हैं, राज्य व्यक्ति का बृहद या विराट रूप है। तो ये कथन किसका है? ये प्लेटो का कथन है। प्लेटो कहते हैं कि जो गुण या विशेषताएं व्यक्तिगत स्तर पर छोटी मात्रा में व्यक्ति में दिखती हैं वही राज्य के स्तर पर विशाल रूप धारण करती हैं। राज्य का निर्माण पत्थरों या वृक्षों से नहीं बल्कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। इसलिए प्लेटो का कहना है कि राज्य व्यक्ति का बृहद रूप है। अगला प्रश्न है, अरस्तु के अनुसार एक नागरिक की मुख्य पहचान क्या है? तो ये है शासन करने और न्याय व्यवस्था में भाग लेने की क्षमता और योग्यता। ये जो है नागरिक का मुख्य पहचान है। अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स के भाग 3 में नागरिकता का सिद्धांत दिया गया है। उसके अनुसार दास, स्त्रियां, विदेशी और बच्चे नागरिकता की श्रेणी में नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हॉब्स की प्राकृतिक दशा का दैत्य मनुष्य कभी नहीं हो सकता। ये आलोचना किस दार्शनिक ने की है? तो ये स्पिनोजा का कहना है। दोस्तों, हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था के मनुष्य को एकाकी, स्वार्थी, हिंसक और पाशविक माना था।
स्पिनोजा ने इस दृष्टिकोण का खंडन करते हुए कहा कि ऐसा सर्वथा नैतिकता विहीन मानव वास्तविकता में नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, आपकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है और इसमें किस प्रकार की संप्रभुता का समर्थन किया गया है? तो लेवियाथन है, 1651 में इसका प्रकाशन हुआ था और इसमें निरंकुश या असीमित संप्रभुता का समर्थन किया गया है। दोस्तों, हाब्स सामाजिक समझौते के माध्यम से एक ऐसा शासक या लेवियाथन निर्मित करता है जो कानून से परे और निरंकुश शक्तियों से युक्त होता है। अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए, जॉन लॉक को किस प्रकार की संप्रभुता का जनक माना जाता है? तो सीमित या लिमिटेड सॉवरेनिटी का। जॉन लॉक सीमित संप्रभुता के जनक है और यहीं से संवैधानिक शासन की उत्पत्ति होती है। लॉक के अनुसार राज्य की शक्तियां जनता द्वारा दिए गए भरोसे यानी ट्रस्ट पर आधारित हैं। यदि शासक प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रहता है तो जनता को उसे बदलने का अधिकार है। लॉक को उदारवाद की आत्मा या उदारवाद का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जॉन लॉक ने मनुष्य के किन 3 प्राकृतिक अधिकारों की बात की है? तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति यानी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। दोस्तों, लॉक के संपत्ति का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और इसी आधार पर आप जान लीजिए कि लॉक को उदारवाद या पूंजीवादी व्यवस्था के दार्शनिक स्वरूप का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। ये पंक्तियाँ किस विचारक की हैं? तो ये रूसो की पंक्तियाँ हैं। रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की पहली ही पंक्ति है और इसमें कहा गया है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है और इस पुस्तक की अंतिम पंक्ति है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है। रूसो का ये कथन किस विचार से संबंधित है? तो ये जनरल विल या सामान्य इच्छा के सिद्धांत से संबंधित है और रूसो को लोक संप्रभुता यानी पब्लिक सॉवरेनिटी का जनक भी माना जाता है। दोस्तों, रूसो का कहना था कि सामान्य इच्छा या जनरल विल समाज के कल्याण की इच्छा है और यदि कोई व्यक्ति इसका पालन नहीं करता तो संपूर्ण समाज उसे इसका पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है और इसी विरोधाभास के कारण रूसो को कभी कभी फांसीवाद का दार्शनिक जनक भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, एक संतुष्ट सूअर की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना कहीं बेहतर है। ये विचार किसका है? तो ये जॉन स्टुअर्ट मिल का विचार है। जे.एस. मिल ने बेंथम के उपयोगितावाद में केवल मात्रात्मक सुखवाद का खंडन करते हुए सुखों में गुणात्मक अंतर भी स्वीकार किया है। मिल का कहना है कि सुकरात का बौद्धिक असंतोष मूर्ख के शारीरिक संतोष से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। अगला प्रश्न है, मताधिकार यानी राइट टू वोट के संबंध में जे.एस. मिल का मुख्य विचार क्या था? तो जे.एस. मिल ने शैक्षिक योग्यता के आधार पर वेटेड वोटिंग और महिलाओं के मताधिकार का समर्थन किया था। आज के समय में एक व्यक्ति एक मत, लेकिन जो व्यक्ति ज़्यादा शिक्षा प्राप्त है उसको एक से अधिक मत देने के अधिकार का समर्थन जे.एस. मिल के द्वारा किया गया था। मिल ने सभी को मताधिकार देने से पहले न्यूनतम साक्षरता को अनिवार्य माना था। उनका मानना था कि शिक्षित और बुद्धिमान व्यक्तियों के मत का मूल्य अज्ञानी व्यक्तियों से अधिक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कार्ल मार्क्स ने परायपन का सिद्धांत यानी थियरी ऑफ एलियनेशन अपनी किस पुस्तक में दिया है? तो ये पुस्तक है द इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट 1844 और इसे तरुण मार्क्स की कृति कहा जाता है। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था में श्रमिक 4 स्तरों पर अलगाव का शिकार होता है: उत्पादित वस्तुओं से, प्रकृति से, समाज या अन्य मनुष्यों से और स्वयं अपने आप से। तो पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो परायेपन का कारण है। अगला प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है कि इच्छा यानी विल, इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ द स्टेट। ये कथन किस आदर्शवादी विचारक का है? तो ये थॉमस हिल ग्रीन का कथन है। ग्रीन के अनुसार राज्य बल प्रयोग या हिंसा पर नहीं बल्कि नागरिकों की सहमति और इच्छा पर टिका हुआ है कि राज्य उनके अधिकारों और सामान्य कल्याण के लिए आवश्यक है। एक और आसान सा कथन है कि शक्ति बंदूक की नली से निकलती है। ये कथन किसका है? तो ये माओ या माओ से तुंग का कथन है।
चीनी साम्यवादी नेता माओ ने राजनीतिक सत्ता और क्रांति की प्राप्ति के लिए सशस्त्र जनसंघर्ष और सैन्य शक्ति को प्रमुख साधन माना था। अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है। मनु के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग कौन से हैं? तो स्वामी यानी राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी भूमि और जनसंख्या, दुर्ग यानी किला, कोष यानी धन, दंड यानी सेना और मित्र। तो ये जो हैं मनु के अनुसार राज्य के सप्तांग सिद्धांत के 7 अंग स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड और मित्र हैं। दोस्तों, प्राचीन भारतीय राजनीति विज्ञान में मनु और कौटिल्य दोनों ने राज्य की संरचना मानव शरीर से करते हुए इन 7 अंगों का वर्णन किया है, जिसको राज्य का सप्तांग सिद्धांत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र का मुख्य विषय क्या है? तो शासन कला, राजव्यवस्था और कूटनीति, ये कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है। अर्थशास्त्र नाम होने के बावजूद ये पुस्तक लोक प्रशासन, विदेश शासन कला और राजनीति शास्त्र का प्राचीन भारतीय ग्रंथ है। अगला प्रश्न संविधान और शासन व्यवस्था से है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान की प्रस्तावना में कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो ये शब्द जोड़े गए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, यानी सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अगला प्रश्न है, आप देखिए कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित न किए जाने का अधिकार देता है? तो ये है अनुच्छेद 20(2). अनुच्छेद 20 अभियुक्तों को मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अगला प्रश्न है, आप देखिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकते हैं? तो उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32(2) और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226(1) के तहत जो है ये आप जान लीजिए कि ये रिट जारी कर सकते हैं। रिटें 5 प्रकार की होती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 161 में। और राज्यपाल राज्य कानून से संबंधित किसी अपराध के दंड को क्षमा, विलंबन या कम कर सकता है, लेकिन राज्यपाल मृत्यु दंड को पूरी तरह माफ़ नहीं कर सकता। ये अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, जिसका वर्णन अनुच्छेद 72 में किया गया है। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ये संसदीय प्रणाली का मूल सिद्धांत है। यदि लोकसभा में सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा किस शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह या आर्म्ड रिबेलियन शब्द जोड़ा गया था? तो ये था इंटरनल डिस्टर्बेंस, यानी आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। आंतरिक अशांति शब्द अत्यधिक अस्पष्ट था। आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए 44वें संशोधन द्वारा इसे हटाकर केवल सशस्त्र विद्रोह, युद्ध या बाह्य आक्रमण को ही राष्ट्रीय आपात का आधार बनाया गया था। अगला प्रश्न है, दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ संविधान की किस अनुसूची में शामिल है और इसे किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये आसान सा प्रश्न है। 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी जो प्रावधान है वो जोड़ा गया है। ये 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा इसके लिए कानून बनाया गया था। दोस्तों, इस अनुसूची के तहत विधायकों, सांसदों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराने का निर्णय सदन के अध्यक्ष या सभापति द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा देने का निर्देश देता है? तो ये है अनुच्छेद 350 का। ये अनुच्छेद प्रावधान करता है कि प्रत्येक राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में उपलब्ध कराने का पर्याप्त प्रयास करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार ग्राम सभा की शक्तियों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 243 क में। इसके अंतर्गत ग्राम सभा ग्राम स्तर पर ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी
जो राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा उपबंधित की जाएं। पंचायतों का गठन अनुच्छेद 243 ख में और आरक्षण 243 डी या 243 घ में है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य प्रशासनिक संबंधों को स्पष्ट करता है? तो ये है भाग 11 अनुच्छेद 256 से 263। केंद्र राज्य विधायी संबंध अनुच्छेद 245 से 255 में, वित्तीय संबंध भाग 12 के अनुच्छेद 268 से 293 में वर्णित हैं, जबकि प्रशासनिक संबंधों का वर्णन भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 तक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का संरक्षक यानी कस्टोडियन या गार्जियन किसे माना गया है? तो ये है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का अंतिम व्याख्याकार और मौलिक अधिकारों का रक्षक है। ये विधायिका या कार्यपालिका के किसी ऐसे कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है जो मूल ढांचे या फंडामेंटल स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता हो। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ये मूल संविधान का भाग नहीं था। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद या इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना का अधिकार किसे होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना राष्ट्रपति के अधिकारत्व में या उनके अधिकारिता में होती है अनुच्छेद 263 के तहत। तो केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए सार्वजनिक हित में राष्ट्रपति अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों। भारत की संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से धन निकालने के लिए किसकी अनुमति अनिवार्य है? तो ये भारत की संसद यानी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को भारत की संचित निधि से धन निकालने का अधिकार है। संचित निधि का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 266 में है और बिना संसदीय विनियोग विधेयक यानी एप्रोप्रिएशन बिल पारित किए इसमें से कोई भी राशि जारी नहीं की जा सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? तो यह है प्राक्कलन समिति या एस्टीमेट कमेटी। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और सभी सदस्य केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है और इनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। नागरिक शास्त्र और राजनीति विज्ञान से आयोजित आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न जो है एक तरह से देखा जाए फर्स्ट लेवल क्वेश्चन थे और नागरिक शास्त्र विषय से तैयारी करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये प्रश्न बहुत ही आसान से थे। हमने इनका रिवीजन इस आधार पर कराया कि आप इन प्रश्नों को जान लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि परीक्षाओं में जब ये प्रश्न पूछे जाएं तो आप इनको सही अटेम्प्ट कर सकें। हम प्रश्नों का लेवल और भी बढ़ाएंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।